हेलो एवरीवन, दिस इज संकेत एंड यू आर वाचिंग इजी कंसेप्ट वाला। तो आज के इस इंटरव्यू वीडियो में हमने इनवाइट किया था जिसान पठान इनको, ये मोस्ट अवेटेड वीडियो होगा ऐसा मैं कहूँगा। सॉरी फॉर दैट बिकॉज इस वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा लेट हुआ, बट एक टेक्निकल इशू था इसलिए वीडियो लेट हुआ था, सॉरी फॉर दैट। बट यहाँ पे जिसान पठान इनके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि उनका जो रैंक है ऑल ओवर महाराष्ट्र वो 15th आया था, मतलब कि 15। तो आप समझ सकते हो कि 1 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट MSc CET देते हैं, एडमिशन प्रोसेस में होते हैं और उनमें से इनका रैंक 15th आया था और उन्हें अभी CUEP में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एडमिशन मिला है फर्स्ट ईयर में। तो उनके प्रिपरेशन का जो कुछ एक्सपीरियंस है और टिप्स है वो उन्होंने इस वीडियो में गाइडेंस आपको यहाँ पे शेयर किया है आपके साथ में। तो वीडियो आपका जरूर लास्ट तक जरूर देखना ही चाहिए। पूरे इंटरव्यू के बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उनका जो सीक्रेट है ना वो ये है कि उन्होंने 100 से भी ज़्यादा जो मॉक टेस्ट है वो दी हुई थी और यही उनका सबसे बड़ा एक रीज़न है सक्सेसफुल होने का। हाँ, मतलब उनका जो स्टडी और प्रिपरेशन है वो उस लेवल की हो गई थी इसलिए वो उतने मॉक टेस्ट दे पाए। लेकिन रीज़न जो इस इंटरव्यू से निकल के आया, एक जो सबसे बड़ी टिप वो है कि मॉक टेस्ट देना। उन्होंने 100 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट दी थी इसलिए उनको इतना अच्छा रैंक आ गया। तो ऐसे एक टेस्ट के बारे में मैं भी आपको बताना चाहूँगा कि जिससे आप बहुत बड़े प्राइजेस यहाँ पे जीत सकते हो, स्कॉलरशिप जीत सकते हो। अनअकैडमी प्रोडिजी इवेंट, ये बिगेस्ट स्कॉलरशिप इवेंट अभी चल रहा है अनअकैडमी के ओर से। इसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है 20 लाख तक का कॉलेज ग्रांट मिलने का, जिससे आपका जो हायर एजुकेशन के फीस एंड एक्सपेंडिचर होगा वो वहां पे आपका जो टेंशन है, पेरेंट्स के ऊपर आपके बर्डन है, वो पूरी तरीके से खत्म हो सकता है। इसमें आपको ऑल ओवर इंडिया जो आपका रैंक आने वाला है वो आपको समझने वाला है और आप इस इवेंट से, इस टेस्ट से कुछ ना कुछ तो जीतने ही वाले हो, क्योंकि आपको इसमें कई सारे जो प्राइजेस है वो मिल रहे हैं, जैसे कि मैकबुक, आईपैड, आईफोन, ऐसे प्राइजेस आपको यहाँ पे जीतने को मिल रहे हैं। और इसके लिए जो प्रैक्टिस टेस्ट है वो ऑलरेडी 16 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं, वो भी आप यहाँ पे अटेंड कर सकते हो। ऑलरेडी ये इवेंट 23 और 29 जनवरी को हो चुका है, लेकिन अब आगे भी होने वाला है जो कि 6 फरवरी और उसके बाद जो 13 फरवरी को होने वाला है, तो उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो उसके साथ में IIT JEE मेंस स्पेशल अनअकैडमी मेगा कॉम्बैट भी यहाँ पे चल रही है। ये भी एक टेस्ट है जिसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 30 जनवरी 2022 11 AM को ये टेस्ट होने वाली है। फर्स्ट 3 रैंकर्स को यहाँ पे गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल मिलने वाला है। और उसी के साथ में 100%, 75%, 50%, 25% ऐसे स्कॉलरशिप भी स्टूडेंट्स को मिलने वाले हैं। बड़े बड़े प्राइजेस भी आप यहाँ पे जीत सकते हो, मैकबुक, आईफोन, ऐसे प्राइजेस आपको जीतने का मौका यहाँ पे मिल रहा है। तो इन दोनों टेस्ट के लिए जरूर रजिस्टर करना, जो लिंक्स है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है और साथ में ही आपको वहाँ पे कोड भी यहाँ पे लगेगा, जो कि आप हमारा कोड मतलब कि EC10 यूज कर सकते हो, जिसमें आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अब एक काम कीजिए, एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठ जाइए और जिसान पठान जो आपको टिप्स दे रहे हैं वो नोट कीजिए और उसे अप्लाई कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू वीडियो। सो हेलो जिसान, सबसे पहले आपका हमारे इजी कंसेप्ट वाला चैनल पे स्वागत है। और आपने जो इनविटेशन हमने आपको दिया था इंटरव्यू के लिए वो आपने एक्सेप्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अच्छा, तो अभी तो मैं जैसे CET का रिजल्ट लगा उसके बाद CUEP CS में एडमिशन तो ले लिया है और CET में मेरा स्कोर 99.98 परसेंटाइल आया था और महाराष्ट्र रैंक 15 आई थी मेरी। ओके ग्रेट। तो सबसे पहले आपको कंग्रेचुलेशंस एंड कीप इट अप, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में आपका जो रैंक आया था वो 15th आया था। लगभग 1 लाख से भी स्टूडेंट यहाँ पे उससे भी ज़्यादा MSc CET के लिए अटेम्प्ट देते हैं और उसमें से आपका रैंक जो है 15 आया था, मतलब 15th आया था। तो कीप इट अप एंड कंग्रेचुलेशंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन यही होगा कि आपने डेडिकेटेड स्टडी MSc CET के लिए किया था या फिर JEE के लिए किया था? अब प्रिपरेशन स्टार्ट में जब एडमिशन लेते 11th में या फिर कोचिंग क्लासेस लगाते, तब तो मैंने ये डिसाइड नहीं किया था कि JEE देनी है CET। तो स्टार्टिंग से बस बोर्ड की जो प्रिपरेशन थी वो स्टार्ट की थी और बाद में जब 12th में गया था मैं, तब मैंने ट्राई किया था JEE और CET दोनों के पेपर्स ट्राई किए थे और उसके बाद मुझे ज़्यादा स्कोरिंग CET लगा था मेरे लिए, फिर मैंने CET पे ज़्यादा ध्यान दिया था। ओके, तो आपने प्रिपरेशन कब स्टार्ट की हुई थी? वैसा कहेंगे तो 11 से ही स्टार्ट किया था डेडिकेटेड, लेकिन जो डिसाइड करना था कि JEE देनी है CET, ये मैंने 12th में किया। 12th मिड जब हो गई थी, मतलब सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था, तब CET देनी है ये डिसाइड किया था।
तो स्टार्टिंग से आपका जो स्टडी प्लान था वो कैसा था, मतलब आप कैसे स्टडी करते थे, आपका जो स्टडी प्लान था वो किस प्रकार का था? स्टडी प्लान तो स्टार्टिंग में जैसे नॉर्मल रहता है कि जब क्लास में पढ़ाएंगे तो फिर घर का आके पढ़ेंगे, यही था। स्टार्टिंग में ऐसे कुछ स्ट्रैटेजी नहीं बनाई थी, लेकिन ट्वेल्थ में आने के बाद कि एक शेड्यूल बनाता था और उसके हिसाब से पढ़ता था मैं। तो ट्वेल्थ में ज़्यादा शेड्यूल्ड पढ़ाई की थी, 11th में इतनी नहीं की थी। तो मैं आपको यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि कमेंट्स में भी कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि 11th में उनका जो स्टडी है या फिर उनके जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं होते या फिर वीक होते हैं, तो 12th में आने के बाद उनको क्वेश्चन होता है कि वो कैसे कवर अप करें, तो आप क्या उन्हें बताओगे? तो जब मैंने डिसाइड किया था कि सीईटी देनी है, तो सीईटी जो टॉपिक्स थे वो मैंने मतलब जैन महीने से पहले ही प्रिपेयर कर दिए थे। और जब फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया था जेई का, उसके बाद से मैंने स्टार्ट किया था कि उसके एमसीक्यू सॉल्व करूँगा। आपने एमएसटी के मॉक टेस्ट देना कब स्टार्ट किया था? मॉक टेस्ट तो मतलब हमारे ट्यूशन में ही स्टार्ट कर दिए थे, चैप्टर वाइज प्रिपरेशन की जो एमसीक्यूज रहते वो आई गेस जैन से ही स्टार्ट कर दिए थे। फिर मार्च महीने से फुल सिलेबस पे एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो गए थे। तो आपने फुल लेंथ मॉक टेस्ट कितनी दी थी? फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो आई गेस 100 के आसपास हो गए होंगे। मतलब जनवरी फरवरी महीने से बस मॉक टेस्ट ही देता था, मॉक टेस्ट और एमसीक्यू। जो शुरुआत के थे जो 8-10 शायद सब्जेक्ट वाइज थे या लेसन वाइज कहेंगे तो, लेकिन बाद में तो बाकी सब फुल सिलेबस ही थे। तो मैं कहूँगा कि आपका यही एक सीक्रेट है कि आपने इतने सारे मॉक टेस्ट दिए हैं, तो इसी कारण आपका इतना बड़ा रिजल्ट आया और आपको CUEP में एडमिशन मिला, 15th आपका रैंक आया। सो यही एक रीज़न है आपका, मैं कहूँगा। और स्टूडेंट्स ने भी वो नोट डाउन करना चाहिए और वो करेंगे भी, ठीक है। तो आपने इतने सारे मॉक टेस्ट दिए हैं, तो मॉक टेस्ट से वो सिलेबस ख़त्म होने के पहले आपने स्टार्ट की रही थी या फिर सिलेबस ख़त्म होने के बाद? मतलब आपका जो सिनेरियो था वो कैसा था? सिलेबस जेई फर्स्ट अटेम्प्ट था तब सिलेबस तो कंप्लीट हो गया था पूरा, लेकिन जो एमसीक्यू सॉल्व करने होते सीईटी के लिए वो मैंने मतलब फरवरी एंड में स्टार्ट किया था, जब फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया था जेई का। तो फरवरी में मोस्टली एग्जाम्स रहते हैं या फिर मार्च में बोर्ड्स के, तो बोर्ड्स के लिए आपने कैसा प्रिपरेशन किया था? बोर्ड्स के लिए अगर बाकी 3 सब्जेक्ट देखेंगे जो सीईटी के लिए है, 3 सब्जेक्ट्स, उसके लिए तो बस मैंने पेपर्स ही सॉल्व किए थे ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब बोर्ड होने वाली ये पता नहीं था, तो मैंने पेपर्स तो सॉल्व करता था कंटिन्यू। तो पेपर्स उसके भी बहुत सारे सॉल्व किए थे, लेकिन वो थियरी पेपर थे तो उसका ज़्यादा एमसीक्यूज थोड़े ही हो पाए उसमें से, लेकिन उसमें से प्रिपरेशन हो गई थी एमसीक्यू सॉल्व करने की, जो फॉर्मूलेज वो सब रहते, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी बोर्ड्स का भी प्रिपेयर करना। तो आपने कुछ एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक वगैरह यूज़ किए थे या फिर ओनली टेक्स्ट बुक पे आप स्टडी कर रहे थे? हाँ, फर्स्ट तो टेक्स्ट बुक ही रहती है महाराष्ट्र की, जो तीनों सब्जेक्ट के लिए मेन टेक्स्ट बुक ही है। टेक्स्ट बुक ही मतलब बार बार रिवाइज करने, रीड करने। उसके बाद अगर कुछ एमसीक्यू सॉल्विंग जो बुक्स रहते, जैसे टारगेट की मैंने यूज़ की थी फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए। मैथ्स के लिए तो ज़्यादा कुछ नहीं, मेरे ट्यूशन्स का ही किया था जहाँ पे कोचिंग में जाता था। तो सीईटी तो टाइम मैनेजमेंट की ही एग्जामिनेशन है, स्पीड ज़्यादा होना उसमें बहुत ज़रूरी होता है, और आपने तो 100 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट दिए हैं। तो आपका जो टाइम मैनेजमेंट था वो किस प्रकार का था? पेपर अगर टाइम में सॉल्व करना है, सीईटी में तो टाइम के 3-4 मिनट पहले ही सॉल्व करना चाहिए कुछ चेकिंग के लिए। टाइम मैनेजमेंट के लिए मेरे बस पेपर्स ही सॉल्व किए थे, मतलब हर पेपर का मैं टाइम मैनेजमेंट देखता था कि कितने क्वेश्चन रह गए क्या। जो स्टार्टिंग के जो पेपर थे, एंड में तो मतलब हो ही जाते थे, 5 मिनट पहले ही हो जाता था पेपर। कमेंट्स में ये भी क्वेश्चन रहता है कि सिर्फ एमएसटी सीईटी के जो महाराष्ट्र बोर्ड के जो टेक्स्ट बुक है वही सिर्फ हम रेफ़र करेंगे तो उसके ऊपर स्टडी कंप्लीट हो सकता है क्या? मतलब उनका क्वेश्चन ये होता है कि रेफरेंस बुक जो है वो ना यूज़ करें, सिर्फ टेक्स्ट बुक पर फोकस करते हुए स्टडी करें तो प्रिपरेशन अच्छे से हो सकती है क्या? सिर्फ टेक्स्ट बुक से तो केमिस्ट्री अगर करना है तो सिर्फ टेक्स्ट बुक से कंप्लीट हो सकता है। मतलब मैं जब कर रहा था तो केमिस्ट्री के लिए कोई और बुक यूज़ नहीं की थी मैंने, टेक्स्ट बुक ही बार बार रीड करता था, रिवाइज करता था, उसमें जो पॉइंट्स थे उसके नोट्स बनाता था। लेकिन जब एग्ज़ाम आगे एक्सटेंड होने लगी तब मैंने टारगेट की बुक सॉल्व की थी जो एमसीक्यूज़ की थी। और बाकी सब्जेक्ट के लिए अगर फिज़िक्स के लिए कहेंगे तो फिज़िक्स में एक एमसीक्यू बुक होनी चाहिए, मतलब उस सीईटी पैटर्न की जो एक टारगेट है वो अगर सॉल्व करेंगे तो अच्छी रहेगी। तो अब हम जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ओर आते हैं।
फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो आपको जो लगते हैं कि ये इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है इन सब्जेक्ट्स में, या फिर उन सब्जेक्ट्स का कैसा स्टडी करना है, या फिर आपके कुछ जो टिप्स है, एक्सपीरियंस है, वो सब्जेक्ट वाइज शेयर करते जाइए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स में अगर मैक्सिमम अगर मार्क्स एक्सटेंड करने, अगर 40 तक तो अगर मार्क्स चाहिए तो वो एमसीक्यूज से आएंगे। मतलब 40 मार्क्स के ऑलमोस्ट एमसीक्यूज होते हैं, उसके लिए फॉर्मूलेज और क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट होती है। और जो बाकी के 10 मार्क्स होते हैं, 10-11 मार्क्स वो थियरी बेसिस पे होते हैं। ये मैंने अपने जो मॉक टेस्ट देता था उसमें ऑब्जर्व किया था कि ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। तो थियरी के लिए तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं टेक्स्ट बुक में वो ज़्यादातर अंडरलाइन करने चाहिए, उसकी नोट्स बनानी चाहिए। और जो एमसीक्यूज रहते हैं उसके लिए मैंने हर एक लेसन की एक शीट बनाई थी फॉर्मूलेस की, सिर्फ फॉर्मूलेस की, और उसमें शॉर्ट ट्रिक्स भी लिखे थे। तब ज़्यादा नहीं थे वो, लेकिन वो भी मैंने बना के रखे थे। और जब लास्ट के 3-4 महीने थे तो वो मैक्सिमम वही मैं मतलब रिवाइज करता था बार बार। उसे अगर याद नहीं हो रहे तो वो किसी रफ बुक में लिख लेता था और फिर वो रिवाइज करता था। तो ऐसे मैंने फिजिक्स का किया था। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। तो प्लीज़ केमिस्ट्री के बारे में बताओ। केमिस्ट्री में तो एक ही रूल है, सिर्फ टेक्स्ट बुक ही, बोर्ड टेक्स्ट बुक 11th-12th की, उससे बाहर कुछ मतलब रेयरली चांस है कि बाहर का कुछ आएगा। ये हर साल का मैंने भी ऑब्जर्व किया था, मेरे टीचर्स ने भी बताया था कि केमिस्ट्री सिर्फ टेक्स्ट बुक ही करनी। ऑर्गेनिक में मुझे भी 11th में तो ऑर्गेनिक के लेसन्स, उसके रिएक्शंस वो याद नहीं रहते थे, लेकिन उसके लिए मैंने सिर्फ पढ़ने की बजाय जो भी रिएक्शंस है, जो भी पॉइंट्स है, वो सब लिख लिए थे, उसके नोट्स बना लिए थे। और जब हर बार रिवाइज करता था केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक स्पेसिफिकली, तो मैं वो नोट्स लेता था और फिर और एक बार वो सब लिख लेता था, जिससे याद हो जाता था। तब लास्ट के 2-3 महीने में तो मैं हर 15 दिन पे वो सब चैप्टर्स लिख लेता था, उसके रिएक्शंस, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, वो सब ऐसे किया था मैंने केमिस्ट्री के लिए। तो हर एक टॉपर स्टूडेंट को मैं ये क्वेश्चन करता ही हूँ कि कंसिस्टेंसी के साथ में आपने कैसे प्रिपरेशन की थी। तो आपने कंसिस्टेंसी का कैसे इस्तेमाल किया था? तो या फिर कंसिस्टेंसी के बारे में जो आपके टिप्स हैं वो आप स्टूडेंट को बता सकते हो। हमारे समय में तो बोर्ड का जो चल रहा था, एक्सटेंड हो रहा था, तो जो टाइम जो एक्स्ट्रा मिल रहा था वो मैंने मतलब जैन महीने से ही सीईटी का फुल प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। और सीईटी के कंसिस्टेंसी स्टार्टिंग में तो नहीं बनती, लेकिन बाद में अगर जो स्कोर्स है वो सब आप एक टारगेट बना लेंगे तो वो कंसिस्टेंसी आ जाती है। अब फिर से मैं मॉक टेस्ट के क्वेश्चन की ओर आऊँगा, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। आपने कहा कि आपने 100 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट दी हुई थी, तो एक स्टूडेंट को आप क्या सजेस्ट करोगे कि कितने मॉक टेस्ट उसे देने चाहिए? ये भी नंबर मतलब इतने अगर 60, 70 या 50 भी देंगे तो भी अच्छा सा स्कोर आ सकता है। मैंने सब आगे के जो थे वो एक एग्ज़ाम देते वक्त एक फ्लो बन जाए, इसीलिए बाकी के एक्स्ट्रा के मतलब कुछ मॉक टेस्ट ऐसे थे जो मैंने रिपीट भी दिए थे, मतलब 2 बार दिए थे सेम ही टेस्ट, तो उससे वो बड़ा नंबर लग रहा है। लेकिन 50 देने चाहिए, मुझे लगता है 50 के आसपास। और कई स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन होता है, देखो कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैं मॉक टेस्ट दूँ या फिर नहीं, तो उनको क्या सजेस्ट करोगे आप? अभी तो जैन महीना चल रहा है, तो मैंने भी ऑलमोस्ट मतलब अभी तक तो मेरा सिलेबस हो गया था कंप्लीट, लेकिन जो सीईटी के लिए चाहिए, जो एमसीक्यूज़ का जो रहता है, जब एमसीक्यूज़ सॉल्व करने की जो कैसे सोचना है, वो सब मैंने इसी पिछले साल इसी समय से स्टार्ट किया था। तो अगर सिलेबस अभी तक हो गया रहेगा तो अभी एमसीक्यूज़ का स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अभी सिलेबस अगर नहीं भी हुआ है तो मुझे लगता है कि अगर अभी स्टार्ट करेंगे तो 1-2 महीने में सिलेबस कंप्लीट करके अगर मॉक टेस्ट देंगे तो हो ही जाएगा। मतलब कुछ इतना नहीं है, अभी टाइम है। तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि कई स्टूडेंट के दिमाग में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या फिर एक मिथ होता है कि एमएसटी सीईटी बहुत आसान एग्ज़ाम है, हम ऐसे ही क्रैक कर देंगे एग्ज़ाम। उनको लगता है कि एमएसटी सीईटी बहुत ही आसान है, तो उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? कहते तो है पर हो कहाँ पाती है, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर तो करना ही पड़ेगा ना। तो सीईटी वैसे क्वेश्चन लेवल वाइज सिंपल है, लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो टाइम मैनेजमेंट का है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए उसके मतलब ज़्यादा पेपर सॉल्व करने पड़ते हैं और उसको टाइम देना पड़ता है। तो प्रिपरेशन के वक्त आपका डेली रूटीन कैसा होता था?
क्योंकि स्टूडेंट्स ये भी जानना चाहते हैं कि टॉपर स्टूडेंट का जो रूटीन होता है वो किस प्रकार का हो सकता है। ये क्वेश्चन ऐसा उनका होता है, तो कैसा रहता था आपका रूटीन, प्लीज़ आप बता सको तो। मेरा रूटीन तो मतलब स्टार्टिंग में इतना नहीं था, मतलब स्पेसिफिकली इतने बजे उठूँगा और फिर पढ़ाई करूँगा। मैं रात में देर तक भी जागता था, सुबह भी कभी जल्दी उठ जाता था। लेकिन बाद में जब MCQ सॉल्व करता था मैं, तो सुबह 7 या 8 बजे उठ जाता था और शाम में 12 बजे तक सो जाता था, 12-1 तक। और अपने जो रूटीन की बात की, तो अगर टाइम टेबल बना के अगर पढ़ाई करेंगे तो प्रॉब्लम कुछ नहीं आने वाली। मतलब मैं स्टार्टिंग में टाइम टेबल नहीं बनाता था तो सिलेबस उतना कवर नहीं होता था, लेकिन बाद में जब जो एक शेड्यूल बनाता था पूरे दिन का एक रात पहले, उसके बाद से उसमें प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई थी। जो पढ़ने का टाइम था वो उतनी समय में ज़्यादा पढ़ाई हो रही थी। तो वो मैं कहूँगा अगर शेड्यूल बनाएंगे, या फिर मैं तो एक चेकलिस्ट बनाता था, सामने एक बोर्ड लगा रखा था, उसमें दिन में क्या क्या करना है वो सब लिख लेता था, और फिर 1 बाय 1 वो सब उसके आगे उसके आवर्स भी लिख लेता था, और फिर वो उस तरीके से कंप्लीट करता था पूरा। तो प्रिपरेशन के वक्त में आपके पास फ़ोन कितने देर रहता था, या फिर पूरे तरीके से डिटॉक्स कर दिया था आपने? अब पढ़ाई पूरी फ़ोन पे हो रही थी, पेपर्स भी फ़ोन पर ही सॉल्व करने पड़ रहे थे, तो फ़ोन को इस ईयर भी दूर नहीं रख सकते, लेकिन फ़ोन में जो डिस्ट्रैक्ट करती है चीज़ें, उस सब को मैंने मतलब ये कम्प्लीटली बंद कर दिया था। मतलब मैंने स्टार्ट ही नहीं किया था कुछ इंस्टाग्राम वो सब चीज़ें, तो मैंने अभी तक उसके अकाउंट नहीं बनाया था, कुछ नहीं किया था। सिर्फ व्हाट्सएप और यूट्यूब यूज़ करता था जो क्लासेस थे उसके लिए। हमारा ट्यूशन्स वो सब ऑनलाइन ही चलता था ना, कभी यूट्यूब यूज़ करना पड़ता था, कभी दूसरा कोई ऐप। मतलब यूट्यूब सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज़ करता था, खुद के क्लासेस के लिए, बाकी तो कुछ नहीं। तो अब हम क्या करते हैं कि हमने जो कम्युनिटी पोस्ट क्रिएट की थी उसमें जो क्वेश्चंस आए थे वो उनको आंसर करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो आप जो क्वेश्चंस पिक करना चाहते हो वो पिक कीजिए और उनको आंसर कीजिए। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन अनुज क्षीरसागर है कि अभी IIT पे फोकस ना करके CUEP VGTI इन कॉलेजेस के लिए CET पे फोकस करना है। तो ये काफ़ी लोगों का होता है ये क्वेश्चन। तो मैं कहूँगा इस पे कि अगर अभी IIT की पढ़ाई नहीं हो पाई तो मैक्सिमम की आप CET पे फोकस कर सकते हैं। मतलब अभी भी करेंगे तो उसमें से अच्छा रैंक आ सकता है। मतलब जो कॉलेजेस आपने मेंशन किए वो पॉसिबल है, तो उनमें एडमिशन लेना। वर्षा गुजराती पूछ रही कि हाउ ही मैनेज 11+12 सिलेबस फॉर MST CET। तो मैनेज अगर करेंगे तो CET में 11th के सब टॉपिक्स नहीं रहते, मतलब जो 20% सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं उन्हीं पे ज़्यादातर फोकस करना चाहिए। बच्चे ऐसा सोचते हैं कि 12th का अलग है, फिर 11th का 20% है वो बाद में करेंगे। तो मैंने क्या मतलब सोचा था कि 11th और 12th दोनों को अलग नहीं समझा था, दोनों के चैप्टर्स मैंने एक साथ ही पढ़ाई की। मतलब 12th का चैप्टर ये 11th का, ऐसा सोच के नहीं किया था मैंने। पूरी एक लिस्ट बना ली थी और उसमें से चैप्टर सिलेक्ट करता था जो करने, मतलब इस दिन या इस हफ्ते तक ये करने। उसकी वजह से 11th का अगर कुछ ऐसा नहीं हुआ कि मेरा छूट गया कुछ, उसकी पढ़ाई नहीं हो पाई, तो मैंने 11th और 12th को एक ही समझा था और फिर उसकी पढ़ाई की थी, तब हो गया था मेरा। तो प्रणव दिगे का क्वेश्चन है कि हाउ फिजिक्स फार्मूला एंड डेरिवेशंस फॉर बोर्ड, मतलब कैसे याद रखें। तो फिज़िक्स के याद करने के लिए मैंने तो एक शीट बना ली थी जिसमें कम्प्लीटली जो चैप्टर्स के फॉर्मूलेज रहते हैं, मतलब लाइन बाय लाइन पढ़ता था पहले, फिर उसके जो फॉर्मूलेज है वो सब उसमें लिख लेता था, और फिर आगे के 2-3 महीनों में सिर्फ वही रिवाइज़ करता था। मतलब अगर चैप्टर करना है तो सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज़ करूँगा, और जो थियरी के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रखे थे वो सब करूँगा। तो ज़्यादातर मतलब मुझे लगता है कि वैसे ही करेंगे तो याद हो जाएंगे। पर उसमें मैंने 6 से 7 बार उस फॉर्मूलेज को रिपीट किए थे, मतलब हर 15 दिन को वो फॉर्मूलेज रिपीट करता था। तो ऐसे मैंने फिज़िक्स के सब फॉर्मूलेज ये याद कर लिए थे। हाशमी बापट ने क्वेश्चन पूछा है कि विल PYQ इनफ टू क्रैक CUEP। तो सिर्फ PYQ करने से एक पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, मतलब किस पैटर्न में क्वेश्चंस आने वाले हैं।
लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं लेकिन बाकी जो क्वेश्चन होते हैं वो पैटर्न सेम होता है, मतलब PYQ का। तो PYQ अगर सिर्फ PYQ करेंगे तो उसके इतना स्कोर नहीं आएगा, उसके साथ आपको बाकी के MCQ बुक्स भी सॉल्व करने हैं। मैंने तो पहले MCQ बुक सॉल्व किए थे, फिर PYQs में देखा था, तो वैसा मुझे हेल्प हुआ था, तो वैसा ट्राई कर सकते हैं। श्रीधर गौड़ी बोल रहे हैं कि हाउ टू सॉल्व टारगेट ट्राइम्फ MCQ बुक। तो मैंने स्टार्टिंग में जब तीनों सेट लिए थे, मैंने मैथ्स की भी बुक ले ली थी, लेकिन मैंने स्टार्टिंग तो फिज़िक्स से ये किया था। मतलब फिज़िक्स में उसमें 3 पार्ट होते हैं ना, तो कॉम्पिटिटिव लेवल से मैंने स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद मतलब रिवर्स गया था। बच्चे स्टार्टिंग से सिंपल क्वेश्चन होते वो सॉल्व करते, फिर उससे थोड़ा हार्ड, फिर कॉम्पिटिटिव लेवल। तो मैंने उसके ऑपोजिट सॉल्व किया था कि कॉम्पिटिटिव साइड जो रहती है वो पहले सॉल्व किया था, और फिर मीडियम रेंज के क्वेश्चन, और कुछ लेसन्स के तो सिंपल क्वेश्चंस रह भी गए थे, लेकिन उससे इतना मतलब इफेक्ट नहीं हुआ, वो कंप्लीट हो ही गया था। मतलब वो सिंपल ही था, वो ज़्यादा एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि CET में आएगा, वो थियरी बेस्ड ही थे ज़्यादातर। ओके जिसान, तो अब हम आपको कॉलेज के रिगार्डिंग क्वेश्चन यहाँ पे पूछते हैं। तो आपने जो मेहनत की थी MST CET के लिए वो पूरी वर्थ इट हो चुकी है, क्योंकि आपको अभी CUP कंप्यूटर साइंस वो भी TFWS की सीट मिली है। तो आपकी जो मेहनत थी वो वर्थ इट हुई है। ओके, तो अभी जो आपका एक्सपीरियंस है CUP में एज अ स्टूडेंट वो कैसा है? कॉलेज तो स्टार्ट हो गया है, पर ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है, तो कॉलेज के अंदर जाके क्लासेस में जो लेक्चर्स होते हैं उसका तो एक्सपीरियंस नहीं आया, लेकिन ऑनलाइन जो स्टार्ट हो गया है उसमें भी पता चल रहा है कि टीचर्स, वहाँ के स्टूडेंट्स, उनसे सब बातें हो रही है, तो एक्साइटिंग तो है। CUP वर्थ इट है। ओके जिशान, तो लास्ट क्वेश्चन, क्या मैसेज देना चाहोगे आप MST CET एस्पिरेंट्स को? मैं अपनी एक गलती बताना चाहूँगा कि जब प्रिपेयर कर रहे होते हैं, मतलब 12th में आते हैं, फिर उसके बाद जब CET के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, MCQs वो सब, तो उसमें एक गलती ये करते थे कि जब आपने एक मॉक टेस्ट दे दी, उसके बाद उसके मतलब आंसर्स चेक कर लिए, फिर जो रॉन्ग हो गए उन्हें मतलब कर लिया, जो टोटल निकाल लिया, तो उसके बाद जो रॉन्ग हुए क्वेश्चंस हैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था मैं स्टार्टिंग में। मतलब स्टार्टिंग के 15 या 16 जो मॉक टेस्ट दिए थे उसमें मैंने जो गलतियाँ हो रही थी उस पर ध्यान ही नहीं देता था। मतलब गलती हो गई, वो जो क्वेश्चन है वो देखता ही नहीं था कि कौन सा गलत हुआ, क्यों गलत हुआ। उसकी वजह से स्टार्टिंग के कुछ मॉक टेस्ट में मेरा स्कोर बढ़ नहीं रहा था, लेकिन मेरे बाद में टीचर्स ने सजेस्ट किया कि ये क्वेश्चंस चेक करने चाहिए, तो उसके बाद मैंने वो एक स्ट्रैटेजी बनाई थी कि कैसे वो क्वेश्चंस को, कुछ गलत हुआ तो वो क्या करना है उसके लिए, तो वो एक चीज़ की थी, पर उस थोड़े दिन के बाद की थी। जो कुछ मॉक टेस्ट मतलब एक स्टैग्नेट हो गया था, स्कोर बढ़ नहीं रहा था। तो अगर गलतियाँ देखेंगे तो और उससे इम्प्रूव करेंगे तो तभी स्कोर बढ़ेगा। तो जिसान, आपने इस इंटरव्यू के लिए आपका समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने स्टूडेंट्स को कई सारे टिप्स और ट्रिक्स यहाँ पे स्टूडेंट को बताई है, और आपका जो प्रिपरेशन का एक्सपीरियंस है वो उनके साथ में शेयर किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच जिसान। थैंक यू वेरी मच। तो वीडियो देख लिया पूरा, तो जिन्होंने इस वक्त तक ये इंटरव्यू देखा है उनके लिए एक छोटा सा सरप्राइज। जिसान पठान को आप यहाँ पे कांटेक्ट करना चाहते हो तो उनका इंस्टाग्राम आईडी जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो। इस वक्त तक इंटरव्यू देख रहे हो तो कमेंट में लिखना आई वॉच द वीडियो टिल द एंड, और आगे आपको इसमें से क्या सीखने को मिला वो भी लिखिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव इंटरव्यू वीडियो के साथ में आपके लिए। स्टार्ट एंड जस्ट डू इट, वेरी ऑल द बेस्ट।